दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक अदालत है और इस अदालत में जो जज साहब होते हैं, वो सामने जो कटघरे में जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, जज साहब कहते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो व्यक्ति इस कटघरे के अंदर खड़ा हुआ है, इसको 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसके साथ में इसकी जो पत्नी है, उसे भी 20 साल का कठोर कारावास दिया जाता है। अब जैसे ही जज साहब का फैसला लोग सुनते हैं, सब लोग खुश आ जाते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन आखिरकार ऐसा इस पति पत्नी ने क्या किया था जिसकी वजह से जज साहब के फैसले की हर कोई सराहना कर रहा था। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे कि जज साहब अगर इन दोनों को फांसी की सज़ा देते तो भी कम था। तो आखिरकार कौन सा ऐसा पाप इस पति पत्नी ने किया था, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को दोबारा से खड़ा करने में, दोबारा से इस चैनल पर रीच और व्यूज़ हासिल करने में आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। और आप लोग मदद ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट्स किया करें। और अच्छी बात यह है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करो अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है अशोकनगर ज़िला। अच्छा, ये जो अशोकनगर ज़िला है, इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है शटौरा थाना। और इसी शटौरा थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक महिला है, उसके पति हैं और इनकी एक 11 साल की बेटी है। परिवार ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जी रहा था, सारी चीज़ें बढ़िया थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इस परिवार की जो बेटियां होती है, जिसकी उम्र 11 साल के आसपास होती है, वो सीधा पुलिस थाने पहुंचती है। और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में जो वहां पर महिला थानेदार थी, उनसे वो बेटियां कहती है कि टीआई साहब कहाँ हैं। दरअसल टीआई साहब से मुझे कुछ बात करनी है। अब जो महिला थानेदार थी वो इस बिटिया से पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों तुम इतनी परेशान दिखाई पड़ रही हो। तो उसके बाद में ये जो 11 साल की बच्ची जो कहानी सुनाती है, इसकी कहानी सुनने के बाद में उस पुलिस थाने के अंदर ऐसा कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना आ गए हों। दरअसल ये लड़की अपने पिता के बारे में जो कुछ कारनामे बताती है, उसे सुनने के बाद में पुलिस की एक टीम तुरंत इस बेटी के घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद में इसके पिता को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके आ जाती है। पुलिस थाने लाने के बाद में इस बिटिया की कहने पर, इसकी तहरीर पर इसके पिता से पूछताछ की जाती है। दरअसल इस 11 साल की बच्ची ने बताया था कि उसका जो पिता है वो उसका सौतेला पिता है, माँ उसकी सगी है। लेकिन पिछले कुछ समय से उसका जो पिता है उसके साथ में गलत काम करता है। वो उसके साथ में फिजिकल यानी कि जोर ज़बरदस्ती उसका शारीरिक शोषण करता है। अब ये बातें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उसके बाद में इसके पिता से पूछताछ करते हैं। अच्छा, जो पिता होता है वो यहाँ पर दूसरी कहानी सुनाता है। पिता कहता है कि उसकी बेटी की उम्र 11 साल नहीं बल्कि 17 साल है, और उसकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है, और उसी बॉयफ्रेंड के साथ में ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। मुझे जब पता चला तो मैंने इसका विरोध किया। अच्छा, जब मैंने विरोध किया तो उसके बाद में इस लड़की ने मुझे ही फंसाने के लिए सब कुछ कर दिया। अच्छा, अब ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले लड़की की बातों पर ऐसे ही भरोसा कर इस व्यक्ति को जेल में डाल देते, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे केसेस भी हुए हैं जिसमें लड़कियों ने अपने पिता को अपने प्रेमी के चक्कर में फंसा भी दिया है, और कई लोगों ने एक तरीके से बेकसूर होते हुए भी सज़ा काट ली। लेकिन यहाँ पर पुलिस बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेती है। सबसे पहले फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और तमाम तरीके की एसएफएल जो भी टीमें रहती हैं, टेक्निकल टीमों से लेकर हर तरीके की जो टीम रहती है जो पुलिस को किसी भी केस सुलझाने के लिए मदद करती है, वो फॉरेंसिक टीम तुरंत वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद में उस पिता का इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, उसके कपड़े और उसकी यूज़ की हुई हर एक चीज़ को अपने कब्जे में लेती है। और उसके बाद में उनका फॉरेंसिक और उनका डीएनए, ये सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। अच्छा, सारी चीज़ें, सारे सैंपल्स पुलिस अपने पास रखती है। उसके बाद में ये जो लड़की थी, इस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जाता है। और दोस्तों, जब मेडिकल चेकअप इस लड़की का कराया जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो लड़की थी ये बिल्कुल 100% सच बोल रही थी। दरअसल इसका जो सौतेला बाप था वो लगातार पिछले कुछ समय से इसके साथ में गलत काम कर रहा था, इसका शारीरिक शोषण कर रहा था, इसका रेप कर रहा था। अब जैसे ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले इस व्यक्ति को उठाते हैं और सीधा जेल के अंदर भेज देते हैं।
उसके बाद इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू करते हैं और तमाम सबूत, तमाम गवाह पुलिस अपने तैयार करती है, एक बढ़िया सी चार्जशीट बनाती है और उसके बाद कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच में इस व्यक्ति की जो पत्नी थी ये बार बार पुलिस थाने जा रही थी और बार बार उस व्यक्ति की बेल कराने के लिए ये कोशिश कर रही थी। ऐसे में पुलिस वाले इस महिला से भी पूछताछ करते हैं तो महिला कहती है कि दरअसल उसकी बच्ची झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन पुलिस ने फॉरेंसिक टीमों का सहारा लिया था, पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया था, पुलिस ने तमाम एंगल से छानबीन की थी। उसके बाद पुलिस को पता चला था कि हाँ, ये व्यक्ति ने उसकी बिटिया के साथ में कुछ गलत किया है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस वाले उस लड़की से फिर से पूछताछ करते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारी माँ, जो तुम्हारी सगी माँ है, फिर भी उसके बावजूद भी वो तुम्हारे सौतेले पिता को इतना बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्या तुमने अपनी माँ से कभी इस बारे में बताया था? तो ये जो बच्ची है ये बताती है कि हाँ, मैंने अपनी माँ से कहा था, मैंने कहा था कि पिताजी मेरे साथ में गलत काम करते हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ लगातार दबाव बना रही है कि मैं पुलिस थाने जाकर ये कह दूँ कि मैं झूठ बोल रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जब मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया था तो मेरी माँ ने पता है मुझसे क्या कहा था? मेरी माँ ने कहा था कि जो बातें हैं उन्हें यहीं पर ख़त्म करो। यानी वो बिना मेरे पिता को समझाए, बिना उन्हें डांटे मुझे ही डांटती है, मुझे ही डपटती है और ऐसे ही कहती है कि जैसा जो कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दो। यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस वाले ये कहानी सुनते हैं तो उसके बाद में तुरंत पुलिस वाले उस महिला को भी उठा लेते हैं। उठाने के बाद में उसको भी जेल भेजते हैं। इन पति पत्नी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है और उसके बाद ये फैसला कोर्ट में पहुंचता है। और कोर्ट में जब फैसला पहुंचता है, जज साहब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, तमाम सबूतों, तमाम गवाहों पर नज़र डालते हैं और उसके बाद में ये जो महिला थी इसको 20 साल की सज़ा सुनाते हैं और इसके जो पति थे उसको भी 20 साल की सज़ा सुनाते हैं। यहाँ पर ये 11 साल की बच्ची हिम्मत वाली निकली जो पुलिस थाने पहुँच गई। न जाने देश के अंदर ऐसी कितनी बच्चियाँ हैं जिनके साथ में शोषण होता रहता है, उसके बावजूद भी वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्ची तक वीडियो पहुँचे और हर बच्ची जिसके साथ में कहीं पर गुड टच या फिर बैड टच हो रहा है तो उसको पता हो, गुड टच क्या होता है उसका भी पता हो और बैड टच क्या होता है उसका भी पता हो। और किसी लड़की के साथ में शोषण या फिर बैड टच हो रहा है तो इस बारे में वो आवाज़ उठाए ताकि आरोपियों को इसके अंतर्गत सज़ा मिल सके। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी वीडियो के बारे में जो भी कहना चाहें अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कुछ कमेंट्स थे, इसमें पहला जो कमेंट्स ये अशबा जी का है और ये लिखते हैं आप वीडियो बहुत अच्छे से समझाते हो, इसमें कोई शक नहीं है, देखना व्यूवर्स बहुत जल्द आपके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अशबा जी, आपके इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शरीन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हैं। शरीन शर्मा जी मेरे भाई शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक जी, तो विनोद उपाध्याय जी शुक्रिया आपका। विनोद उपाध्याय आगे लिखते हैं मलिक जी सच में आपकी सारी कहानियाँ लाजवाब होती हैं, सबसे अच्छा है कि आप कहानी कहने का जो आपका अंदाज़ है बहुत अच्छा लगता है। गुड जॉब मलिक भाई, ऐसे ही रोज़ वीडियो बनाते रहो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी। मंसूरी भाईजान जी बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। परवेज़ अहमद कमेंट्स करते हैं, शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं, भाई बहुत बहुत शुक्रिया मंसूरी भाईजान। और मंसूरी भाईजान आगे लिखते हैं गुड जॉब सर, तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं बहुत अच्छा अंदाज़ है आपका, तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी आगे लिखते हैं सुपर, तो बहुत जी शुक्रिया आपका। प्रकाश राज लिखते हैं नमस्कार सर जी, तो प्रकाश राज जी शुक्रिया भाई। डिम्पी रॉय हैं लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई जी, तो बहन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं नाइस। मोहम्मद जुरेस कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। खान अकील हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, तो शुक्रिया मेरे भाई। सुल्तियागी लिखते बहुत अच्छी कहानियाँ हैं आपकी, रेनू सुल्तियागी शाना बुलंदशहर से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हो, अल्लाह आपको कामयाब करे। हसीबुल अंसारी मेरे बड़े भाई बोलते हैं शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं क्या बात है भाई, तो सरफराज सिद्दीकी जी मेरे भाई शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, लिखते हैं लोग क्राइम की कहानी को अच्छा क्यों बताते हैं, अपराध को अच्छा समझते हैं क्या? नहीं, वो सुनाने के अंदाज़ को और इन्वेस्टिगेशन को, इन सारी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं और अपराधी पकड़ा जाता है इससे खुश होते हैं। सरफराज सिद्दीकी हैं फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं शराब और दहेज ये दो चीज़ें शरीफ लड़कियों की लाइफ को बर्बाद करती हैं, अच्छी बात कही आपने, शुक्रिया। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद जावेद जी कमेंट्स करते हैं शुक्रिया भाई। नमस्कार सर जी, एक गिलास ग्लूकोज प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से, तो बहन शुक्रिया आपका। मुस्तकीम जी कमेंट्स करते हैं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।
जय भारत।